डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम समाजशास्त्री पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी समाजशास्त्र में अध्ययन में पद्धतियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी मेथड्स काम में लिए जाते हैं। समाजशास्त्री पद्धतियाँ क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में पहले देखेंगे कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का बहुत महत्व है। हमने पहले भी बताया कि समाजशास्त्र में जो भी पद्धतियाँ या विधियाँ काम में ली जाती है वो वैज्ञानिक विधि है। पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना अत्यंत मुश्किल काम है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। साथ ही समाज का पक्षपात रहित घटनाओं का, सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। डिल्थे जो बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो हमने इससे पूर्व हमने पढ़ा था परिप्रेक्ष्य, जो कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के समर्थक थे, वो भी कहते हैं कि समाज और प्रकृति को समान आधारों पर नहीं समझा जा सकता। प्रकृति अलग है, समाज अलग है, दोनों को किसी एक समान आधार पर हम समझ नहीं सकते हैं। प्राकृतिक जगत को केवल बाहर से देखा जाता है तथा प्राकृतिक तथ्यों के मध्य यांत्रिक संबंध पाया जाता है, जबकि मानव समाज को आंतरिक रूप से देखा व समझा जा सकता है। जब भी किसी समाज का हम अध्ययन करेंगे और जब तक उसकी तह तक, उसके अंदर तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारा अध्ययन सफल नहीं होगा। मानव समाज को आंतरिक रूप से देखा व समझा जा सकता है तथा सामाजिक तथ्यों के मध्य स्वाभाविक संबंध पाए जाते हैं। यानी कि ये संबंध हैं, ये जो तथ्य हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर के कई अंग हैं और वो अंग अपना अपना कार्य करते हुए इस शरीर से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार समाज के विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं वो अलग अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः दोनों ही पद्धतियों में अंतर होना आवश्यक है। अब समाजशास्त्री पद्धतियाँ इसमें बता रखी कौन कौन सी हैं। आगमन तथा निगमन पद्धति, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, तुलनात्मक पद्धति, कंपेरेटिव मेथड और प्रकार्यात्मक पद्धति या फंक्शनल मेथड। सबसे पहले हम पहली पद्धति के बारे में देखेंगे, आगमन और निगमन पद्धति। आगमन क्या है और निगमन क्या है, इसके बारे में हम आगे बताया गया है कि आगमन पद्धति की क्या विशेषता है, निगमन पद्धति की क्या विशेषता है, कौन सी पद्धति को हम आगमन पद्धति कहेंगे, कौन सी पद्धति को हम निगमन पद्धति कहेंगे। तो आगमन तथा निगमन पद्धति का उपयोग प्रारंभ में समाजशास्त्रियों द्वारा समाज की जटिलता व परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिए किया गया। दोनों पद्धतियां सामाजिक घटनाओं के कारण व परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करके भिन्न भिन्न रूप से निष्कर्ष निकालती है। पहला है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में अतीत में घटित घटनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण सामाजिक नियमों का निर्माण किया जाता है। अतः यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी कि आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, जबकि निगमन पद्धति इसका उल्टा होगा। उसमें वापस देखते हैं इसको। आगमन विधि में अतीत में घटित घटनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण सामाजिक नियमों का निर्माण किया जाता है। अतः यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। यदि हम दहेज के लिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दहेज महिलाओं पर अत्याचार के लिए एक उत्तरदायी कारक है, तो इस पद्धति को हम आगमन पद्धति या आगमन विधि कहेंगे। अर्थात आगमन विधि का तात्पर्य है कुछ विशिष्ट दृष्टांतों, उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। अब ये तो इस पद्धति की परिभाषा हो गई, इस पद्धति का अर्थ हो गया, इस पद्धति की विशेषता हो गई। अब कुछ इसकी सीमाएं भी है, कुछ इसकी कमियां भी है, कुछ इसके दोष भी है, जिसके कारण इसको सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता। इसकी मुख्य मुख्य सीमाएं या कमियां हैं कि अतीत की घटनाओं को सही रूप में समझना अत्यंत कठिन कार्य है। यानी कि पुरानी जो घटनाएं घटित हो चुकी है, इतिहास जो बन चुका है, उसको सही रूप में समझना बहुत ही कठिन कार्य है। और जब कभी इन घटनाओं को समझने में गलती होती है तो उनके आधार पर बनाए गए नियम भी गलत हो जाते हैं। दूसरा है समाज परिवर्तनशील होता है, समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ कार्य कारण संबंध भी बदलते रहते हैं। यानी कि आज से जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, समाज आज से 100 साल 200 साल पहले जो समाज था और आज के समाज की तुलना अगर उससे करें तो हमारे को बहुत ज़्यादा भिन्नता और परिवर्तन देखने को
मिलेगा। और इसी परिवर्तनशीलता के कारण ये पद्धति कहीं कहीं पर सही नहीं रहती है। अतः अतीत यानी अतीत का मतलब जो बीत चुका है, जो भूतकाल हो चुका है, अतः अतीत की घटनाओं के आधार पर बनाए गए नियम वर्तमान समाज पर कठिनता से ही लागू होते हैं। यानी कि 100 साल पुराना, 50 साल पुराने समाज के जो नियम हैं, उन नियमों को हम वर्तमान समाज पर लागू करना चाहें तो वो नियम वर्तमान समाज पर सटीक नहीं बैठते हैं। सामाजिक घटनाओं को मापा नहीं जा सकता और ना ही उनका परीक्षण संभव है। सामाजिक घटनाएं हैं वो मापी नहीं जा सकती, उनका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता और ना ही उनका वापस पुनः परीक्षण संभव है। इसलिए ऐसी स्थिति में उनके आधार पर नियमों का निर्माण भी कठिन होता है। चौथा है, अतीत की घटनाओं ने जिस प्रकार से सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, यह आवश्यक नहीं कि वह घटनाएं आज भी हमारे जीवन को वैसे ही प्रभावित करें। यानी कहने का मतलब है कि कोई फैक्टर है, कोई कारक है, कोई चर है जिसने आज से 50 साल पहले किसी समाज को प्रभावित किया हो, तो जरूरी नहीं कि वो कारक वर्तमान समाज को वर्तमान समय में प्रभावित करे। दूसरी है निगमन विधि। निगमन विधि वही विधि है जो आगमन विधि के गुण या दोषों के कारण उत्पन्न हुई थी। आगमन विधि में हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर पढ़ा था, अब इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ा जाएगा। आगमन विधि की ये बिल्कुल विपरीत विधि है। इस विधि में आगमन विधि के विपरीत स्वीकृत सामान्य नियमों के आधार पर किसी विशेष घटना को समझने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात इस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, जबकि हम आगमन पद्धति में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते थे। एक अच्छा उदाहरण दिया इसमें कि हम पहले ये नियम मान लें कि कर्ज के बोझ के कारण किसान आत्महत्या करते हैं और फिर ये देखें कि कर्ज के कारण ही रामू नामक किसान ने आत्महत्या की तथा कर्ज के कारण ही श्याम ने आत्महत्या की, जो कि दोनों किसान थे। तो इस अध्ययन विधि को हम निगमन विधि कहेंगे, यानी कि ये विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। जो सामान्य नियम अनुभव के आधार पर सिद्ध हो चुके हैं, वर्तमान सामाजिक जीवन पर उनकी सत्यता को देखने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात यह विधि अनुभव सिद्ध सामान्यीकरण को अधिक महत्व देती है। एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को यह विधि बहुत अधिक महत्व देती है, यानी कि यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इस विधि की कमी यह है कि अतीत में निर्मित सिद्धांतों पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता नए नियमों के निर्माण में बाधा पहुंचती है। ये इस विधि की मुख्य कमी है। वास्तविकता यह है कि दोनों विधियां एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है, यानी कि ये विधियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जहां आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, वहीं निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। अर्थात ये विधियां परस्पर एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी ये एक दूसरे की पूरक है, यानी कि एक विधि से ही काम नहीं चल सकता, एक विधि दूसरी विधि पर डिपेंड है, पूरक है, और एक विधि के बिना दूसरा विधि का अस्तित्व भी नहीं है। अतः सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को प्रामाणिक बनाने के लिए साधारणतया दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग अपेक्षित है, यानी कि दोनों विधियों को साथ साथ काम में लेना चाहिए। जहाँ पर आगमन विधि सही बैठ रही हो वहाँ पर आगमन विधि को काम में लेना चाहिए, जहाँ निगमन विधि सही लग रही हो वहाँ पर निगमन विधि को काम में लेना चाहिए। हमें दोनों विधियों की अच्छाइयों का प्रयोग हमारे अध्ययन में करना चाहिए। एक विधि से प्राप्त निष्कर्षों की परीक्षा दूसरे विधि की सहायता से की जा सकती है। अतः किसी भी घटना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आगमन और निगमन दोनों विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अब दूसरी है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति या ऐतिहासिक विधि, इसके अंतर्गत क्या होता है ये हम देखते हैं अभी कि ऐतिहासिक पद्धति तुलनात्मक पद्धति का ही दूसरा रूप है। इसमें भी अतीत व वर्तमान की घटनाओं की तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी कि ऐतिहासिक पद्धति में जो इतिहास बन चुका है, जो पास्ट बन चुका है, जो अतीत बन चुका है, जो भूतकाल बन चुका है, उसका और वर्तमान समय की घटनाओं की तुलना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, कोई परिणाम निकाला जाता है, कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कि 10 साल पहले समाज में जाति प्रथा या दहेज प्रथा की तुलना वर्तमान समाज में प्रचलित दहेज प्रथा से की जाती है और फिर कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो वो विधि ऐतिहासिक पद्धति कहलाती है। अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर सामाजिक तत्वों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। वर्तमान में अनेक
समाजशास्त्री घटनाओं को अध्ययन करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अतीत से वर्तमान को समझना आसान होता है, यानी कि हमारे किसी भी घटना का, किसी भी समाज का यदि हमारे को पास्ट पता हो, उसका भूतकाल पता हो, उसका अतीत पता हो, तो हम वर्तमान उसके वर्तमान को समझना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। अतीत में घटित घटनाओं के परिणामों को जानकर वर्तमान की अनेक समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति की कोई समस्या हो तो उस समस्या का यदि हमको बेस पता चल जाए, उसका मूल पता चल जाए, उसका भूतकाल पता चल जाए, उसका अतीत पता चल जाए, तो हम उस समस्या का कारण जानते हुए उसका समाधान बहुत जल्दी से कर सकते हैं अथवा उसके समाज पर प्रभावों को जाना जा सकता है। इस विधि का उपयोग करके समाज को संगठित किया जा सकता है। हार्वर्ड के अनुसार इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का अतीत है। ऐतिहासिक पद्धति में ऐतिहासिक सामग्री या द्वितीयक सामग्री से संकलित तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनुसंधानकर्ता प्राथमिक तथ्यों द्वारा इनकी प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। टीबी बोटोमोर बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ये मानव इतिहास के संपूर्ण विस्तार और समाज की समस्त प्रधान संस्थाओं से संबंध है अथवा ये एक विशेष सामाजिक संस्था के संपूर्ण विकास से संबंधित है। अर्थात ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। वापस बता रहा हूँ ये चीज़ कि ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं, क्योंकि हम समाजशास्त्र में पढ़ रहे हैं इसलिए सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये पद्धति मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन पर आधारित होती है, अतः कुछ विद्वान इसे वर्णनात्मक पद्धति भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहते हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी समाज के वर्तमान को उसके अतीत या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे बिना समझना संभव नहीं है। धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक प्रलोकों में वर्णित सामग्री संबंधित समाज का चित्रण आदर्श रूप में करती है। ऐतिहासिक पद्धति का महत्व भी अपने आप में बहुत है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत हमें किसी भी समाज के अतीत का पता चलता है और अतीत के आधार पर हम उसके वर्तमान की कल्पना कर सकते हैं, वर्तमान की तुलना कर सकते हैं। ऐतिहासिक पद्धति का महत्व भी है। कुछ महत्व मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि वर्तमान को समझने में सहायक है ये पद्धति, प्रचलित नियमों का सत्यापन इससे किया जा सकता है, दृष्टिकोण की व्यापकता में सहायक होती है और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन इस पद्धति के द्वारा किया जाता है। कुछ इसकी कमियां भी है, कुछ दोष हैं। जैसे कि मुख्य दोष है कि व्यवस्थित प्रलोकों का अभाव होता है। आज के 30 साल 50 साल पहले कोई तथ्य, कोई चीज़ हमारे को लिखित रूप में नहीं मिलती है। पुनः परीक्षण संभव नहीं, हम किसी भी अतीत की घटित घटना का वापस पुनः परीक्षण नहीं कर सकते। जैसे साइंस में हम किसी कोई एक्सपेरिमेंट किया, हम उसका पुनः परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में कोई युद्ध हुआ, कोई घटना घटित हुई, उसका हम पुनः उस घटना को घटित नहीं कर पा सकते, उसका पुनः परीक्षण संभव नहीं है, हम उसका पुनः परीक्षण नहीं कर सकते। वर्तमान समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयोगी है और सत्यता की जांच इसमें संभव नहीं है। गणनात्मक अध्ययन का अभाव है। इतनी कमियां होते हुए भी ये पद्धति फिर भी काफ़ी लाभदायक है और कई समाजशास्त्री इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। बाकी बची हुई 2 पद्धतियां हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।